हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इन लाइन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने एक इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी थी। इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी थी, कैसा पढ़ा था हमने? ऐसा कुछ पढ़ा था, v इक्वस टू ई डॉट डी आर, इस टाइप का पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज इसी की हेल्प से हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। तो वहाँ एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसका मतलब क्या होता है? या विद्युत क्षेत्र का संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? या कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चीज का कंजर्वेशन जब देखते हैं तो वहाँ हम किस तरीके से चीजें देखते हैं। कंजर्वेशन का जनरल सेंस, जैसा कि हमने बहुत सारी क्लासेज में पढ़ा है, हमारे साइंस में ज्यादातर ये टॉपिक आता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने बहुत बहुत टाइम पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इस टाइप से ना। मतलब कि एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड जितनी होगी उतनी राइट हैंड साइड होगी। तो वैसा ही कुछ होता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। वैसे कंजर्वेशन प्रिंसिपल जहाँ भी आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल मानना पड़ता है, अलग अलग पाथ के लिए। तो उस रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि आज जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से निकलता है। उसको हम निकालेंगे टोटल वर्क की फॉर्म में, और पाथ के रिस्पेक्ट में किस तरीके से निकालना। ठीक है, हम एक और तरीका सीखेंगे कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करने का। ठीक, तो सबसे पहले तो समझते हैं कंजर्वेटिव रीजन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, कंजर्वेशन में हम प्रूव तो करना है कि इनिशियली जो चीजें थी वो फाइनली भी वैसी ही है, यानी कि एनर्जी पहले जितनी थी उतनी ही बाद में भी है। तो वैसे ही कुछ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। तो यहाँ थोड़ा सा अलग वे में समझना है तो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ, कंजर्वेटिव रीजन, यानी कि अगर कोई रीजन कंजर्वेटिव है तो उसमें क्या होगा? इज दैट रीजन इन विच टोटल वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इस वर्ड पे ध्यान देना, पाथ। यानी कि ऐसा रीजन जिसमें जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन जो होगा, वो क्या होगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक तो ये डेफिनेशन होती है। अभी किस तरीके से होता है इसको अभी पूरा समझेंगे हम। ठीक, अच्छा, फिर क्या बोला? इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं कि फॉर अ क्लोज्ड लूप, अगर कोई क्लोज्ड लूप है तो उसके लिए जो टोटल वर्क आता है वो कितना आता है? जीरो आता है। क्लोज लूप के लिए टोटल वर्क कितना आता है? जीरो आता है। और काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उस पूरे साइकिल में। यानी कि अगर एक क्लोज लूप बना दें, क्लोज लूप मतलब जैसे ये बना रखा है मैंने, ये सर्कल बना दिया, क्लोज लूप हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके पूरे साइकिल में जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? सेम होगी। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्लोज लूप बनाता हूँ, तो समझते हैं कि चीजें किस तरीके से चलती। तो मैंने क्या करा, ऐसे एक ये लूप बना दिया। अब क्लोज तो नहीं है, ये तो ओपन है। जब मैं इसके पॉइंट को, मतलब स्टार्ट जहां से हुआ वहां ही लाके इसको एंड भी करूं तो क्या माना जाएगा? ये क्लोज लूप माना जाएगा। तो यहाँ से लाया मैं, दोबारा से कहाँ पहुंच गया मैं? मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा? एक ही पॉइंट पे है, तो वो क्या है? क्लोज लूप है। मैंने इस शेप का बना दिया ऐसे ही, मतलब दो पाथ दिखाने थे मेरे को, तो इस वजह से। तो इसको देखते हैं। ए, ये ए पॉइंट बोल दिया, ये बोला मैंने बी पॉइंट, ये बोला मैंने सी पॉइंट, ये बोला मैंने डी पॉइंट। तो मैं जो अपना चार्ज है उसको कहाँ से कहाँ मूव कराऊंगा? पहले ए से उठाऊंगा, बी की तरफ जाते हुए कहाँ गया? सी तक पहुंचा, फिर वापस इस डायरेक्शन में आके ए तक पहुंच गया। ये हो गया हमारा क्लोज लूप। तो अब समझते हैं, अब क्या बोला, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ऐसा रीजन जिसमें क्या होगा, टोटल वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब पाथ क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, यही हमारा पाथ है। मतलब कि अगर वर्क डन में यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, पूरा लेके आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा के फिर से ए तक पहुंचा दे रहा हूँ, तो वर्क डन क्या है? पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी, इन अदर वर्ड, क्लोज लूप के लिए जो टोटल वर्क होता है वो कितना होगा? जीरो होगा। मतलब अगर हम यहाँ से पहुंचा के दोबारा यहीं पहुंचा दें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ से चले और दोबारा यहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वैसे भी समझ सकते हैं। और तीसरा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी टोटल साइकिल के लिए चेंज नहीं होगी।
मतलब यहाँ पे जो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ जो होगी, यहाँ जो होगी, यहाँ जो होगी, इस तरीके से सब जगह क्या होगी, सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। समझे? तो इस तरीके से हमने ये तो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में समझ लिया। अब यहाँ किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है उसको समझते हैं। तो मैं जो एक क्लोज लूप है इसके बारे में देखते हैं, इसी की हेल्प से हमें समझना है। लेट A B C D A is a closed loop। ठीक है, अब आगे इन क्लोज लूप। क्लोज लूप में क्या होता है? इन क्लोज लूप इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ए, और ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ए ही क्या है, एंड पॉइंट भी है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, हम क्यू चार्ज को मूव कराते हैं। तो क्यू चार्ज को हमने क्या करा, यहाँ से ए पॉइंट से खिसकाना शुरू करा, कहाँ तक पहुंचे हम, सी तक, फिर डी, ए से बी, बी से सी से डी, डी से, इस तरीके से जाएंगे। तो क्यू चार्ज को हमने यहाँ से मूव कराना शुरू करा, तो क्या क्या चीजें होंगी अब उसको समझते हैं। तो देखते हैं, क्यू चार्ज ने मूव करना शुरू करा तो क्या होगा, कुछ वर्क भी होगा। और अगर इस पूरे केले में देखूं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टोटल वर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं फिर, ऑन मूविंग क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में से लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लूप ए बी सी डी ए, यानी कि ए से स्टार्ट करा ए पे एंड करा, क्योंकि क्लोज लूप है। ए बी सी डी ए वर्क W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में देखो तो क्या होगा, VA माइनस VA, यही तो होगा। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा वहीं पहुंच गए तो VA माइनस VA, VA माइनस V भी लिखते हैं अगर कोई दूसरा पॉइंट होता तो VA माइनस VA कितना आ गया, 0। ठीक है, तो अब ये तो आ गया हमारा 0 होना चाहिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम समझते हुए चलते हैं कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोई पोजीशन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा जो लूप है उसमें मैंने कोई यहाँ के ले लिया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली मैंने, कौन सी, dr। और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। अब चार्ज है तो ऑब्वियस बात इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोल दी मैंने E, और चार्ज क्या हमारा Q। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो अब देखते हैं किस तरीके से चीजें चलनी है। लेट एट एनी पॉइंट ऑन लूप electric field is E, electric field is E and dr is the small distance या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होगी, क्योंकि हम क्या देखते हैं, फोर्स की बात करेंगे, फोर्स से तो वर्क निकलता है। तो इस कंडीशन में फोर्स F इक्वस टू, फोर्स F इक्वस टू क्या होता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होगा। ये तो फोर्स की बात आ गई। ठीक है, फोर्स इतना आ गया। अब फोर्स आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट कैसी है हमारी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्क dw इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है तो डॉट प्रोडक्ट आता है। फोर्स भी वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एफ डॉट डी आर, तो एफ की जगह क्या रख देंगे, क्यू इंटू ई डॉट डी आर। ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या आ गया, स्मॉल वर्क आ गया। अब स्मॉल वर्क निकल गया है हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोटल वर्क की तरफ जा सकते हैं। अब टोटल वर्क यानी कि फॉर अ लूप, पूरे लूप में क्यू चार्ज को यहाँ से घुमा के यहाँ तक पहुँचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, डी आर क्या थी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डी आर डी आर डी आर बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट में यहाँ तक पहुंचाऊं, फिर डी आर डी आर डी आर स्मॉल डिस्टेंस यहाँ तक पहुंचाऊं, तो टोटल सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी आर को इंटीग्रेट करते हैं, तो किस रिस्पेक्ट में हमें
क्या वर्क मिल जाएगा, ठीक है, डी आर के रिस्पेक्ट में वर्क मिल जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए, यानी कि जो हमारा लूप था क्लोज लूप है तो हम बीच में से सर्कल लगा देते हैं इंटीग्रेशन की। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, Q इंटू ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, वर्क मिल गया। तो ये कितना होगा, ये क्या बोला है, 0 होगा, ठीक है, ये तो बोला है। अब यहाँ से अब इसको देखना, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को ऑब्जर्व करना, और यहाँ से हमें कुछ चीज मिलेगी, ठीक है, वहां से हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो देखो इस पार्ट से क्या मिला, Q तो कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। Q कांस्टेंट है तो Q को इधर भेज दो, ठीक, इस तरीके से ये मिला। अच्छा अब देखो, अब जो हमारा लूप है हम इस लूप को किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको समझना। अब देखिए ये लूप है हमारा ए बी सी डी ए, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ए बी सी प्लस सी डी ए, मतलब ए से सी तक गए फिर सी से ए तक आए, दो डायरेक्शन है ना, तो उस रिस्पेक्ट में मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए बी सी ई डॉट डी आर, यानी कि पहले कौन सा चले हम, ये वाला ए से सी तक, ए बी सी हो गया, फिर अगला इंटीग्रेशन क्या होगा सी डी ए प्लस प्लस इंटीग्रेशन सी डी ए ई डॉट डी आर, इसकी वैल्यू क्या है 0, इन दोनों का समेशन क्या है 0। अब इस सी डी ए को, अब जो ये हमारा क्या है दूसरा सी डी ए वाला पार्ट, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो क्या मिलेगा वो समझना, इंटीग्रेशन ए बी सी ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या मिलेगा, इस पार्ट को उधर भेजा तो क्या मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सी डी ए ई डॉट डी आर, ये मिलेगा। अच्छा अब मैं एक कंडीशन लूंगा कि क्या जो हमारा ए बी सी है और जो हमारा सी डी ए है, ये क्या है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक ही जैसे पाथ है या बराबर है, बोल सकते हैं ए बी सी इक्वल टू सी डी ए बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, ये जरूरी है ये करना, ठीक है, तभी हमें कंजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन भी ले लेता हूँ, जो हमारे दोनों पाथ हैं उनकी क्या है लेंथ बराबर है, लेट ए बी सी, यानी कि पाथ ए बी सी इक्वल टू पाथ सी डी ए, ठीक है, पाथ सी डी ए। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, ए से सी तक जाना है फिर सी से ए तक आना है, ये तो है। इस पाथ में क्या कर रहे हैं, ए से सी तक गए ए टू सी, और इस पाथ में क्या है सी से ए तक आए, यही चीज तो है, ठीक है। क्या करा हम, सबसे पहले पाथ में ए से सी तक गए फिर सी से ए तक आए। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा पेज ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ए बी सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी सी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ए बी सी ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ए बी सी ई डॉट डी आर, क्योंकि ए से सी जाना है सी से ए जाना है, तो ए बी सी को ए बी सी बोल दिया। अगर इसको थोड़ा सा मैं अरेंज वे में लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए बी सी ई डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये क्या है हमारा साइन, अब यहाँ साइन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, साइन का कॉन्सेप्ट ये देखिए, ये क्या है, एक में हम डायरेक्शन कहाँ से जा रहे हैं, ए से सी तक फिर सी से ए तक। तो अगर मैं इसको सी से ए तक न मान के इसको भी ए से सी तक ही मानूं तो क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, ऐसे बोल सकते हैं। या इसका जो हमारी ये डायरेक्शन है ये माइनस साइन के साथ ए से बी ए बी सी मानी है मैंने, अगर इसको मैं सेम कर देना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी ए लिख सकता हूँ, सी बी ए ई डॉट डी आर, ठीक है। तो मतलब चाहे हम ए बी सी वाले पाथ से गए या सी डी ए वाले पाथ से गए, हमारा क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आया सेम आया। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिल गया, कंजर्वेशन ये तो होता है इनिशियली जो होता है आफ्टर भी वही होता है, यानी कि इनिशियली क्या था ए बी सी से जाने में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वही सी डी ए से भी मिला, यानी कि फाइनली भी वही मिला, यानी कि फ्रॉम विच वी कैन say that
इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि हमने क्या करा, इनिशियली जो हमारा पाथ था उसी को फाइनली भी हमने वैसा ही दिखा दिया, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क था उस पूरे पाथ के लिए वो क्या आ गया, 0 आ गया। वहीं से हमने चीजें लेते हुए चले थे, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें मेंशन कर दी हैं और एक ये डायग्राम बना दी। अब इसको समझते हैं हमने क्या लिखा है। यानी कि बिंदु आवेश के कारण अब हमें क्या निकालना है, विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज Q O पॉइंट पे प्रेजेंट है, जिससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट प्रेजेंट है, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। और एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज Q0 जो का है इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आएंगे। पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पोटेंशियल निकल पाएगा। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए पहले वर्क, देन उसके बाद पोटेंशियल। तो इस Q0 चार्ज को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, खिसका के लेते आ रहे हैं, और कहाँ तक पहुंचाना है हमें, P पॉइंट तक पहुंचाना है। तो P पॉइंट तक पहुंचाना है मतलब कि इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक पहुंचाना है। तो हमारे इस तरीके से काम करना है। तो क्या क्या चीजें मेंशन करी उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। Let us consider a point charge Q is present at O. P is the point at R distance from the point O. यानी कि जो अभी मैंने बताया आपको वो सारी चीजें यहाँ लिख दी। P जो पॉइंट है where we have to find out the potential, यानी P पे पोटेंशियल निकालना, और Q0 is the charge at infinity। ठीक है, तो अब Q0 चार्ज का है इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, और इसको खिसका के ला रहे हैं हम कहाँ, इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि निगेटिव वर्क आएगा। तो एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ए पॉइंट ले लिया, और जिसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, और एक स्मॉल डिस्टेंस में यहाँ पे dx ले ली। ठीक है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन देन होल वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो एट पॉइंट ए फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 एट पॉइंट ए, किसी ए पॉइंट पे पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, इसको खिसका के ए पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो मैंने वहां पे की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे फोर्स कितना होगा, वहां पे फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0, मतलब ये Q0 खिसक के कहाँ पहुंच गया है, किसी ए पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, वहां से खिसकाते हुए लाए, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको बोलता है इक्वेशन 1। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे, देन उसके बाद वर्क आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ क्या मान लिया, एक छोटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx जो हुई है इस फोर्स की वजह से ही, हम जैसे जैसे खिसकाते हुए ला रहे हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx चला, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, स्मॉल वर्क मिल जाएगा। स्मॉल वर्क dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, F इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। अब फोर्स क्या कर रहा है, देखो Q और Q0, हम यहाँ डायरेक्शन ऐसे भी देख सकते हैं, Q और Q0 तो इनके बीच में कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो क्या कर दें हम, माइनस साइन लगा देंगे। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ ला रहे हैं, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा फोर्स, तो यहाँ से भी निकल गया। तो dw की वैल्यू मिल गई, तो dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये तो क्या मिल गया हमें, dw मिल गया। अब देखते हैं, ये तो हमने बीच की कहीं कंडीशन पे क्या निकाला, dw निकाला, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक Q0 पॉइंट चार्ज को पहुंचाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, जो हमारे स्मॉल वर्क निकला है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये समझना, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि लिमिट प्लेस करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, तो टोटल वर्क डन ऑन मूविंग
on moving a point charge from infinity to r डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां, इन्फिनिटी से r तक, और वर्क कैसा है हमारा, निगेटिव है, तो निगेटिव साइन के साथ आ गया। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी टू r, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q इंटू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो, अब इसमें इंटीग्रेट कौन सा पार्ट होगा और कांस्टेंट कौन सा पार्ट होगा। देखो 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, क्यू चार्ज जो इनिशियली हमने दे रखा है वो फिक्स होगा, और क्यू जीरो चार्ज जो हमने इन्फिनिटी पे रखा है वो भी फिक्स होगा, और एक्स डिस्टेंस वो भी फिक्स होगी, नहीं, एक्स डिस्टेंस तो क्या है, हमें डिस्टेंस बीच में कहीं मान रखी है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, मतलब सिर्फ डिस्टेंस वेरी कर रही है, बाकी सारा का सारा पार्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट, क्यू जीरो कांस्टेंट, 1/4πε0 कांस्टेंट, यानी कि जिसके आगे डी लगा होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, जिसके आगे डी लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है। तो देखो, जो जो पार्ट क्या है हमारा कांस्टेंट, उसको बाहर ले लेंगे और बचे पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे। तो कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x² dx का, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालना है, तो मैंने ये थोड़ा सा पेज ले लिया यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं, कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो इन्फिनिटी टू r 1/x² dx, ये आई थी वैल्यू। ठीक, अब देखो, अब इस 1/x² को क्या लिख सकते हैं, -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो, ये तो वैसा ही रहा, इन्फिनिटी टू r तक जाना है, और 1/x² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻2 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन का हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, सिंस इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल टू क्या हो जाता है, x⁻n+1/n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है। ठीक है, चाहे आप बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, इजी चीज है, समझते हुए चलो, बस एक सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना है हमने। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो, x⁻n की जगह क्या है, x⁻−2, और dx की जगह तो dx ही है। ठीक है, तो देखते कितना जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट वाला पार्ट तो वैसे का वैसा ही रहा, w इक्वल टू -1/4πε0 q इंटू क्यू जीरो, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बड़ा सा ब्रैकेट यूज करते हैं, x⁻−2, यानी x⁻n की जगह -2, x⁻−2 + 1 अपॉन -2 + 1, n की जगह -2 रख दिया, और लिमिट को इस तरीके से लिखा जाता है, इन्फिनिटी टू r। ठीक, अब इस लिमिट का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई, -1/4πε0 q इंटू क्यू जीरो, और अंदर कितना बचा, x⁻−1 बचा, और अपॉन में -1, और इन्फिनिटी टू r। इस माइनस साइन को बाहर ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1/4πε0 q इंटू क्यू जीरो, अंदर कितना बचा, x⁻−1 बचा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ इन्फिनिटी टू r। ठीक है, लिमिट अभी इसी तरीके से। अब देखिए, अब जो ये लिमिट लिखी है हमने, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ऊपर जो अपर, नीचे वाली है लोअर लिमिट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बाहर वाला पार्ट तो वैसे ही रहा, अंदर कितना आ जाएगा, अपर लिमिट, यानी कि पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 1/r, फिर माइनस के साइन के साथ लोअर लिमिट, यानी कि इन्फिनिटी। अच्छा, तो अब 1/∞ कितना होता है, 0, तो हमारी वैल्यू कितनी मिल गई w की, 1/4πε0 q इंटू क्यू जीरो, अंदर कितना बचा, 1/r, -0, तो 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारा क्या आ गया, w आ गया। अब w आ गया, तो हमें क्या पता है, w और v में एक रिलेशन होता है, सिंस v इक्वल टू क्या होता है, w/q। ठीक है, तो यहाँ भी क्या रख देंगे, q की जगह क्या है हमारा, q0 है। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इस q0 को यहाँ भेज दूं, तो v इक्वल टू लिख सकता हूँ ऐसे, w/q0,
इक्वल टू इस Q0 को यहाँ पे जाए, बचा वाला पार्ट बाकी 1/4πε0 Q अपॉन R, इस Q को मैंने यहीं रख दिया। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई क्या, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, विच इज डिजायर्ड फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसके लिए है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसे आपको याद रखना है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। अब इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।